लाइब्रेरी चलेगी क्या? तो चलेगी नहीं यार। ये लोग कहाँ गए? पानी पीने गए। बहुत पीने से क्या हुआ है? कहाँ से आते हो आप लोग? भैया से कहाँ से? भैया पढ़ो यार, मन से पढ़ो एकदम बढ़िया से। आपको सुविधा बहुत अच्छी मिली है, सही बता रहा हूँ भाई। इतनी देर तक तो तुम तो समझते हो सरकार इतना कुछ दे रही है और इतने टीचर लगाए गए हैं, बेस्ट टीचर आ रहे हैं तुम्हारे पास जो आप ढूंढ के भी मार्केट में नहीं ले सकते। जो काफी जितने बेहतर टीचर हैं वही आते हैं, जैसे क्लास में पढ़ाते हैं अच्छे टीचर हैं। हाँ, चुनिंदा लोग आ रहे हैं, मतलब जो अपने सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड बनाना चाहे, अनुभव अच्छा है चीज़ों का। काफी टीचर आए जो 2-2 साल से मेहनत कर रहे हैं ना, अपने 6 महीने में रिजल्ट ले लो। जो 2-2 साल से पढ़ने लड़के वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन पढ़ना मन लगा के हाँ, ये अपने आप को 6 महीने दे के देखो, बहुत सुधार आ जाएगा इस पर।
क्या प्रोसेस होता है? वीडियो बनती है या फिर लाइव चलती है ये? वीडियो बन के बाद यूट्यूब पे डालते हैं। अच्छा, बाद में अपलोड हो जाता है। ऐसे कर दिया करो इसको जूम, है ना? सर जो भी होता है पता नहीं कि कैसे भी हो गया होगा। चल तो फिर स्टार्ट करें। फिर सब लोग आ गए फिर किसके नहीं लगे? एक नहीं है तो वो आधे घर नहीं है। घर नहीं है? पास में सही में? आगे साइड में। अरे बात तो बढ़िया, घर घूमना आप तो पड़ गए हैं। आज कहाँ से आते हो तुम सब लोग? यहीं आसपास से आते हो क्या? चलो देखो आप देखो, ये वर्णमाला एक सबसे पहला हिंदी का टॉपिक है और यूपीएससी का पेपर तो आप या जो कह रहे हो आप बैठे जो देना है, अगर उस समय हिंदी आएगी तो इसका मतलब है वर्णमाला का एक क्वेश्चन आएगा, है ना? और जैसे मैं तुमसे कहूँ कि जिस जगह वर्णमाला का क्वेश्चन नहीं आएगा और उस जगह का मतलब है कि समझ लो जब तक वर्णमाला पूरा बेस कंप्लीट नहीं होगा तो हिंदी का बहुत अधूरा पार्ट रह सकता है। क्यों? रीजन क्या है कि एक ऐसा मान लो तुम जैसे पेड़ है तो पेड़ को जमने के लिए नीचे जरूरत होती है किसकी? मिट्टी की। और मिट्टी कहाँ लगी होती है? जड़ जो लगी होती है वो मिट्टी में लगी होती है। तो ऐसे ही समझ लो कि हिंदी की एक मुख्य जननी जो है, एक स्टार्टिंग जो है वो कहाँ से होती है? वर्णमाला से। क्योंकि यहाँ से पूरी लगभग मैं आपसे कहूँ तो 30% हिस्सा पूरी हिंदी का सिर्फ इस चैप्टर में कवर होकर चलता है। 30% पूरी हिंदी का। जब तक वर्णमाला बहुत अच्छे से नहीं पढ़ सकते, अच्छे से पकड़ नहीं सकते, तो समझ लेना साहित्य की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रह जाते हैं, है ना? तो देखो आज एक वर्णमाला के नाम से एक नया टॉपिक है जिसको स्टार्ट करते हैं। इसकी बिल्कुल शुरुआत है, मान लो आप तो यहाँ से वर्णमाला, आप सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख सकते हैं वर्णमाला, है ना? तो वर्णमाला में आप मेरे को एक बात बताओ कि वर्णमाला किन दो शब्दों से मिलकर बना? वर्ण प्लस माला। इन दो शब्दों से मिलकर बनाया है नहीं बना? वर्ड का अर्थ क्या होता है, माला का अर्थ क्या होता है? वर्ड कहते हैं ध्वनि को या फिर वर्ड को। समझ में आ रही है? तो इस वर्ड का अर्थ तो अपन वर्ड भी कह सकते हैं और इसी का लिखित रूप अपन मौखिक रूप जो कहते हैं इसको क्या कहते हैं? ध्वनि रूप कहते हैं। इसका मतलब है कि वर्ड को अपन या तो वर्ड बोले या फिर अपन लिखित रूप में क्या बोल सकते हैं? या तो अपन मौखिक रूप बोले वर्ड को तो ध्वनि कह सकते हैं और लिखित रूप बोले तो अपन क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब समझ में आया आपको? देखो क्वेश्चन कैसे आता है ध्यान से समझना। यही क्वेश्चन आया हुआ है आपकी ये पीसीएस वगैरह में, है ना? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है ना? अब इसी क्वेश्चन को ऐसे ना कह के ऐसे कह दे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तब वर्ड का चुनाव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि उसने साफ कह दिया कि भाषा की कैसी इकाई। बात समझ में आई है? तो अगर इसमें से ये मौखिक रूप दे और बोले मौखिक तो चुनाव वर्ड का नहीं कर सकते, तब किसका करेंगे? हाँ, अगर ये कह दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो चुनाव वर्ड भी कर सकते हैं और चुनाव ध्वनि भी कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन ऑप्शन क्या गुरुजी दोनों अलग अलग मिलेंगे? नहीं मिल सकते, एक ही ऑप्शन मिलेगा जी। आ रही है बात पकड़ में? तो एक ही मिलेगा, या फिर वर्ड लिखा मिलेगा और लगाने के बाद में इसके आगे लिख देगा कि ध्वनि, है ना? तो या तो अपन वर्ड बोले या फिर ध्वनि बोले। बात क्लियर है यहां तक? देखो अब जो चीज मैंने कही, अब माला का अर्थ क्या होता है? माला पहले वाली होती है क्या? जोड़। कहने का मतलब है कि एक किसी ना किसी संगठित रूप में लिखा जाना, उसको क्या कहते हैं? अब यहाँ माला का अर्थ है वर्णमाला के जो अक्षर हैं उनको एकत्रित रूप से लिखा जाना, क्या कहलाता है? माला। ऐसे में वर्णों का एकत्रित समूह क्या कहलाता है? और वर्णों को एकत्रित रूप से लिखा गया शब्द क्या कहलाता है? और ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखो आप वर्णमाला की परिभाषा लिखो। वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णमाला हेडिंग डाल के लिख सकते हैं आप। लिखो वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के
समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित लिख पा रहे हैं आप? अगर नहीं लिख पा रहे हो तो देखो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं अपन? वर्णमाला कहते हैं। और ये बात क्लियर है, कोई दिक्कत? देखो अब मैंने कहा आपसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो देखो मैंने ये बात आपको पहले भी समझाई कि वर्ड और अक्षर में अंतर क्या है। ये बात आपको समझ में आई थी या नहीं आई? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? तो देखो फिर मैं आपको दोबारा प्रैक्टिस करके मैं बता रहा हूँ एक शब्द। मान लो मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया, आपके सामने गाओ, सही, और मैंने आपके सामने इसी को लिख दिया गा, है ना, और मैंने ही इसी को आपके सामने लिख दिया गा। क्या एक बात बताओ, मैं इसको सही लिख रहा हूँ पूरी तरीके से? कोई दिक्कत है इसकी बात समझ लेना। इसको मैं वर्ड कहूँ या अक्षर कहूँ, ये बताओ? इसका मतलब है गुरुजी आप उल्टा लिख रहे हो, आनी बात समझ में, और इसको क्या कहेंगे? बताओ ये इतनी बात समझ आई? देखो ये मैंने कहा अपनी एक इकाई का क्वेश्चन कर रहा है, इसमें सिर्फ व्यंजन है या नहीं? अब इसको देखें तो अपन देखो इसको गा गया तो व्यंजन इसमें समाई जाएगी, लेकिन स्वर कौन सा सामने है या नहीं? मेरी बात मैंने बताई थी आपको। देखो अब मेरी बात को सुनो, मैंने कहा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? है ना जी, इतनी बात हो गई। इसी में आगे लिखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड। इसी में आगे लिखो, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि को कहते हैं। आ रही बात क्लियर है यहाँ पे? अब देखो क्वेश्चन अगर डायरेक्ट ये पूछ दे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ना तो मौखिक रहे ना लिखित रहे, कुछ ना दे, तो चुनाव किसका करोगे? वर्ड का या फिर दोनों में से एक ही ऑप्शन मिलेगा। इतनी बात क्लियर है ना? अब मैंने आपसे जैसी बात की बात है वर्ड, अब मैंने कहा वर्ड होता क्या है, इतनी बात मैंने आपको समझा दी, है ना जी? अब क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि वर्ड कितने प्रकार का होता है? तो वर्ड के कितने भेद होते हैं? दो। देखो नंबर 1 स्वर और नंबर 2 वेद। कोई दिक्कत है यहाँ? नंबर 1 स्वर, नंबर 2 वेद। अब सबसे पहले की चर्चा करेंगे अपन किस बात की करेंगे बताओ? हेडिंग डालेगा स्वर। स्वर देखो, बताओ स्वर की परिभाषा कितने बच्चों को याद है? बहुत दिन पढ़ते हो गए अपन को, है ना? अब तक पढ़ के आए से स्वतंत्र जो होते हैं वर्ड, स्वतंत्र जो होते हैं वर्ड, उनको कैसे स्वतंत्र क्या होता है? उनको स्वतंत्र खड़ा करते हैं? नहीं, बिना व्यंजन की सहायता से बोलता, जो बिना व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन को सहायता खुद मानते हैं, सहायता देंगे कभी? जिनकी सिर्फ मात्रा होती है सर, व्यवस्थित परिभाषा याद नहीं है कौन सी? हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो लिखो स्वर की परिभाषा लिखो, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्डों को, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्डों को स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्डों को स्वर कहा जाता है। आगे बात समझो, इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके उच्चारण में किसी दूसरे की आवश्यकता है ही नहीं, उनको अपन क्या करें? बात क्लियर है दोस्त? यहाँ पर देखो अब स्वर होते कौन कौन से भी है, देखो इनको सबसे पहले देखो आप, जैसे मैं आपसे काफी बता दूं कोई समझ लो, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री,
छोटी ए, बड़ी ए, छोटा आओ और बड़ा आओ। और होता है कोई? और यही तो होते हैं जिस वक्त, यही तो होते हैं इस वक्त। देखो अब यहाँ से तमाम तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तमाम तरह के, बहुत टाइप बनते हैं, लगभग मान सकते हो आप 30-32 तरीके हैं इस क्वेश्चन पूछने। देखो आएगा कैसे क्वेश्चन। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आएगा कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अरे बात सुनो, मैंने कह दिया स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तब चुनाव निकलेगा 13, क्योंकि संख्या कितनी लिखी है। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है अलग तरीके से। सबसे पहले हेडिंग डालो आप, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। सर ये लिखते हैं स्वर। बिल्कुल लिखने हैं, इनको लिखो आप, इसको लिखो। स्वर हेडिंग लिखवाया ना, स्वर पे लिखवाया आपने, शुद्ध रूप से उच्चारित होने वाले वर्ड को क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यही तो लिखवाया था, आ रहा समझ में नहीं आ रहा? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है लिखो। उत्पत्ति के आधार पर जी ये तो लिख जाए लिखो। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? बताओ, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। लिखो कौन कौन से? हस्व स्वर और जी प्लुत स्वर भी तो कुछ होते हैं। बताएं कुछ नाम बताएं। मुझे लगा इसमें क्या है। नहीं, वो उच्चारण काल के आधार पर होता है, 3 प्रकार होते हैं। ये उत्पत्ति का आधार पर क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन आया है तुम्हारे वाले एग्जाम में लोअर पीसीएस में पूछा गया सबसे पहली बार क्वेश्चन। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? लोअर पीसीएस में समझ रहे हो? अभी पहली बार कंडक्ट कराया है कि थोड़ा सी बोलना भी 2019 में पहला बार लिखो। देखो अब लिखवा दिया मैंने, कहा उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। तो नंबर 1 लिखो आप हस्व स्वर और नंबर 2 लिखो आप दीर्घ। आरी बात पकड़ में लिखो। अब तो यहाँ से सीधा क्वेश्चन आता है भैया, पहले ही क्वेश्चन बनेगा कि हस्व स्वर किसको कहते हैं। तो पहली बात तो इनमें से सीधा क्वेश्चन ध्यान रखता है 4 ऑप्शन देने के बाद कि हस्व स्वर कौन सा है ना? लिखो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और वी और है ना? इनकी संख्या पूछने बैठ जाता है कि हस्व स्वरों की संख्या कितनी है। कोई दिक्कत? अब देखो जब 2 ही प्रकार हैं और एक प्रकार में 4 आ गए तो बाकी के बच्चे कहां चले गए? दीर्घ स्वर भी, दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा आओ और बड़ा आओ। अब मैंने 2 को छोड़ दिया भाई, आरी बात पकड़ में, तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 7। जी इनको क्यों छोड़ दिया? अयोगवान, क्योंकि ये उत्पत्ति के आधार पर स्वर नहीं होगा। बात क्लियर है ना? इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को समझने में नहीं। अब यहाँ से क्वेश्चन और थोड़ा टफ बनता है और पूछने बैठ जाता है कि बताओ कौन सा दीर्घ स्वर है, ऐसे लग जाता है। तब चुनाव कैसे करेंगे आगे इसी में आता है। जैसे मैंने आपसे कहा दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है बताओ, बता पाया? अब यही दीर्घ स्वर 2 प्रकार में बांटे गए हैं जी। कौन कौन से जी? नंबर 1 सजातीय दीर्घ स्वर और नंबर 2 होता है विजातीय दीर्घ स्वर।
नंबर 1 सजातीय दीर्घ स्वर और नंबर 2 विजातीय दीर्घ स्वर। इतनी बात समझ में आएगी सबको? कोई दिक्कत? देखो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, सजातीय और विजातीय क्या होता है मुझे ये बताओ पहले। सजातीय जो होती लाइट आएगी क्या? 4 स्थान एक होता है। क्यों सत्या बोलते हो? खानी रहे आज झूठ बोल रहे हो आप नहीं कर सर प्रभात हाँ ऐसे कर रहे हो ना हमारे बात इतना में फोन कर रहे हो नहीं तो इसमें लाइट ऐसे देती चलो कोई बात नहीं देखो मैंने कहा सजातीय दीर्घ स्वर और विजातीय दीर्घ स्वर। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सजातीय दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है और विजातीय दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। पहले तो ये बताओ सजातीय का मतलब क्या होता है? सजातीय मतलब जो स्वर स्थान होते हैं उनके तो एक होते हैं तो हाँ कहने मतलब सेम जाति के उनको जो कह सकते हैं सजातीय। और विजातीय या संयुक्त जिसको कहेंगे जो अलग अलग जाते हैं। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? अब इसमें आते हैं सिर्फ बड़ा बड़ी और कौन सा बड़ा, तीन वर्ड किसमें आते हैं जी? सजातीय दीर्घ स्वर। अब तीन जब अपन ने यहां लिख लिए तो चार बच्चे को कहां लिख देंगे हम? विजातीय। लिख लो सब, छोटी ए बड़ी ए छोटा औ और बड़ा। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में? देखो अब इतनी बात जैसे मैंने याद करते चलना साथ के साथ में ना, कहने का मतलब एक बार पढ़ो इसको दोबारा से जितनी बात दिखाई घर तो प्रैक्टिस करनी है लेकिन यहाँ पे ऐसी बात कर जाए कि दिमाग में बात कैसी हो। हाँ जी बताओ क्या हो जाए है ना? कभी कभी मैं जो है तुमसे हो सकता है में ढक्कन दे दूं किसी को तो बुरा मत मानना, मेरा थोड़ा सा डाइव हो गया अगर धोखे से निकल जाए किसी को है ना। चलो देखो मेरी बात सुनो, कहने का मतलब है बैकग्राउंड क्लास में कभी ढक्कन में बैठ जाए है ना तो हो सकता है निकल जाए कभी, तो आप बुरा मत मानिएगा इस बात को। तो देखो मेरी बात सुनो पहले, मेरा मतलब है मैंने आपसे कहा कि उत्पत्ति का आपको स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, जासु स्वर और दीर्घ स्वर। और जासु स्वर दीर्घ स्वर मैंने कहा दो प्रकार के होते हैं, तो जासु स्वर की संख्या कितनी होती है? 4, आ ई उ और रे। कहने वाला इन चार को छोड़ के 7 स्वर किसमें आ गए? दीर्घ स्वर। अब क्वेश्चन आ जाए कि सजातीय दीर्घ स्वर कौन सा है, तब ये नहीं पूछ रहा दीर्घ स्वर कौन सा है, तब क्या पूछ रहा है? सजातीय। तो कहने का मतलब है बड़ा बड़ी और बड़ा इसमें आएंगे सजातीय स्वर। और मैंने कहा छोटी है बड़ी है छोटा और बड़ा क्या है? संयुक्त स्वर। बात क्लियर है क्या? कोई दिक्कत यहां तक? देखो अब यहीं से थोड़ा और क्वेश्चन बनता है, ऊपर और उठाता है लेवल को, तो क्वेश्चन बनाता कैसे है देखो जरा। जैसे मैंने आपको कहा कि इन दोनों को बांट दिया और सब तरह से बांट दिया, तो मैंने कहा सजातीय और सजातीय ये तो कहा था मैंने सेम जाति के हो, तो देखो इसका मतलब क्या है कि छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या बनेगा जी? तो एक बात बताओ ये दोनों सेम जाति के हैं या नहीं? है या नहीं? मैंने कहा छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो गया? मैंने कहा कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या बन जाएगा? अगर ये बात समझने में और थोड़ा दिक्कत है तो आप जो है इसको थोड़ा सा एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी है ना, और थोड़ी और बेहतर समझनी है तो फिर संधि में अच्छी समझ में आएगी। बात क्लियर है ना इतनी? तो देखो इनको तो कहते हैं सजातीय दीर्घ स्वर, तो इनको तो बहुत कम पूछता है एग्जाम में, लेकिन संयुक्त स्वरों के जोड़ पूछने बैठ जाता है। वो कैसे पूछता है इसको लिख सकते हो आप है ना, जिससे समझ में आ। देखो जी मैंने कहा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर मैंने कहा छोटी है और मैंने कहा आपसे बड़ी है, ये तो कहा ना, और मैंने कहा छोटा औ और बड़ा। ठीक है जी। देखो अब मैंने कहा छोटी है, अब सीधा क्वेश्चन आता है आपसे पूछेगा संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब है इनमें से 3 ऑप्शन देने के बाद एक कोई और दे देगा तो संयुक्त स्वर नहीं है। तो देखो ये दो स्वरों से मिलकर बनता है संयुक्त का मतलब है आ प्लस ई। देखो ये ई का उच्चारण स्थान अलग है और आ का उच्चारण स्थान अलग है। क्या एक बात है यहाँ पे दोनों अलग देगा? नहीं। इसका मतलब है यहाँ पे दोनों अलग है या नहीं है? तो इसका मतलब है देखो ये अलग जाती है और ये अलग जाती है और दोनों ही एक जगह मिल गए, तो इसका मतलब इन दोनों को संयुक्त कहेंगे या नहीं कहेंगे? है कहेंगे नहीं कहेंगे? तो इसका मतलब भैया आ प्लस ई दोनों से मिलकर क्या बनता है? ई। ये संधि में और अच्छी समझ में आएगी। आप पढ़ जाओगे गुरु संधि पढ़े हो ना कभी, तो आ प्लस ई बराबर ए होता है नहीं होता? जैसे मैं कहूँ तुमसे कि राकेश, तो रका प्लस ई पढ़ते नहीं पढ़ते? बड़ा आ प्लस ई बराबर ए, ऐसे ही होता है। जैसे देखो ध्यान को बड़ी हो तो देखो ये होता है आ प्लस ए, और ये ए कौन छूट के आई है?
इससे ही निर्माण होने के बाद कौन बनता है? अभी बात क्लियर है? अब देखो आ प्लस उ बराबर क्या होता है? देखो ये अलग जाति का और ये है, दोनों अलग जाति क्या नहीं। ऐसे करके देखो आ प्लस औ बराबर क्या होता है? ये दोनों से मिलकर बनता है। तो कहने का मतलब है आपसे सीधा क्वेश्चन आता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 पूछेगा। संयुक्त स्वर पूछने बैठ जाएगा, बताओ ये छोटी ए किससे मिलकर बनी है, या छोटा औ किससे मिलकर बना है, या बड़ा औ किससे मिलकर बना है, तो बता पाओगे आप या नहीं बता पाओगे? बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं बात समझने में? पहचान के एक बार पढ़ो, समझने एक बार पढ़ो, मन से पढ़ो कि ये आ प्लस बी बराबर ए है ना, आ प्लस ए बराबर बड़ी है, आ प्लस बी बराबर औ, आ प्लस छोटा औ बराबर बड़ा औ, ऐसे करके पढ़ो। इतनी बात समझ में आई? सारी चीजें मैंने पढ़ाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब लिखो, आप लिख लो, आप इसको जिन जिन्होंने नहीं लिखा। कौन सा? ये ए वाला ओ है, आ प्लस ओ बराबर बड़ा। बोल क्या? देखो आप इसको बोलते हैं ना को, उसको बोलते हैं को बड़ा, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। इसकी अपेक्षा इसमें अधिक समय लगता है। ये दादू आज आपकी क्लास में कौन लोग नहीं है? क्या बात है? सर आप टेस्ट करना चाहिए आए। हाँ ये टेस्ट एक बात बताऊँ, वैसे टेस्ट देना चाहिए क्योंकि उससे ये पता लगता है कि आपको कहाँ मेहनत करने की आवश्यकता है। और टेस्ट से जो बचते हैं फिर उसका मतलब है कि थोड़ा सा पढ़ाई शुरू करते हैं, है ना? अच्छा हेडिंग डालो आप अपनी। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब देखो ये क्वेश्चन आता है कि सीधा का उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। लिखो आप उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। लिखो जी नंबर 1 कौन सा होता है जी? इसी को अपन क्या कहते हैं? इसी को अपन क्या कहते हैं? इसी को अपन क्या कहते हैं? दीर्घ। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में? मूल स्वर इसको कहते हैं, लघु स्वर इसको कहते हैं, एक मात्रिक इसको कहते हैं, ह्रस्व स्वर। हाँ ऐसे लिखो, ऐसे लिखो आप मेरी तरफ से, क्योंकि ये बात पता रहेगी कि इसी का नाम ये है, इसी का नाम ये है, इसी का नाम ये है। और दूसरा होता है जी दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होगा? अपन कह सकते हैं सुना संधि है ना, संधि। अच्छा लग रहा है अभी? ऐसा तो नहीं बोर थोड़ा सा महसूस कर रहे हो? खाना पीना खा कर कभी भी सुस्ती आती है, कभी खाना पीने खा कर नहीं शुरू हो आप? संधि स्वर। संधि स्वर इसको अपन कह सकते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का ही दूसरा नाम होता है संधि स्वर, है ना? लिखो अब सबसे पहले हेडिंग डालो आप अश्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर, कुछ भी डाल दो आप। सर इसमें एक तो
देखो तीसरा कोई बात नहीं, इसको हटा देना। आप इसको लिखो पिलुत स्वर, पिलुत स्वर। हस्व स्वर ऐड कर दूं? हस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर, कुछ भी ऐड कर सकते हैं आप। लिखो भैया, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हस्व या मूल स्वर कहा जाता है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें हस्व या मूल स्वर कहा जाता है। समझ गए भैया? अब ये बुई वाले हस्व और मूल स्वर हैं, आप दिखा रहे थे हम, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और बोला भाई, जितनी याद है उतनी बोला, बाकी चीजें पता है। हाँ नहीं, छोटा आ, ई, ऊ और री, सिर्फ 4 वर्ड होते हैं तो इसमें हमें हस्व स्वर है ना। दूसरा देखो, आप बैठ डालो, दीर्घ स्वर या संधि स्वर, दीर्घ स्वर या संधि स्वर। देखो भैया, जिन स्वरों के उच्चारण में थोड़ा अधिक या हस्व से दुगुना समय लगता है, या हस्व से दुगुना समय लगता है। दुगुना जी, हाँ बिल्कुल, दुगुना होता है और जो दोगुना होता है, हाँ बिल्कुल आई बता देंगे, एकदम टेंशन समझ गया आप। जिस स्वर को उच्चारण में हस्व से दुगुना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर या संधि स्वर। दीर्घ स्वर या संधि स्वर। देखो, आपने जो क्वेश्चन पूछा है, दुगुना लिखते हैं, आपने इसको लिखते हैं ऐसे करके दुगुना। क्या बोल जी, इसको दोगुना को ऐसे लिख सकते हैं, ये तो पूछना चाह रहे हैं। देखो, ये वर्तनी में हो गया गलत, और सही कौन सा है? गुरु जी हर जगह वर्तनी में गलत हो जाएगा क्या? नहीं होगा। उस दो का भी अर्थ ही दो है, वो बताएगा अंतिम पद, वो बताएगा मूल पद कि किस जगह लगाया जाएगा। देखो अभी आपके सामने आया, जैसे मैंने आपसे कहा दो पहर, पहर दो का दो नहीं है क्या? दो पहरों का जो समय होता है उसको बोलते हैं दोपहर। सुबह से जाएंगे 12 बजे जाएंगे, शाम से जाएंगे लौट के 12 बजे जाएंगे, तो दो पहरों को समाहित कर रहा है, तो इसका भी अर्थ जो है। लेकिन क्या गुरु जी दो गुणों को या जहां दो अर्थ है तो इसको लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एक इकाई को निरूपित करने की रेखा दो का अर्थ दो कहलाती है। क्यों? क्योंकि एक उपसर्ग होता है, दो का अर्थ होता है, ये उपसर्ग नहीं होता। उपसर्ग कौन सा होता है? समय तो मैं लिखवाऊंगा उपसर्ग को दुगुना, मैं लिखवाऊंगा दोपहर, आ रही है? मैं लिखवाऊंगा दुकान, दुकान वाला दुकान नहीं है कि दुकान आज ही पर चलाने के लिए, ऐसी दुकान नहीं है दुकान, किसी की है, आपकी है, तो वो जो दुकान चलेगी ना उसको ऐसे लिखते हैं, तो वो दुकान नहीं है, उसको लिखते हैं दुकान। दुकान लिखने से ये लिखा होता है गलत, वो मुझे क्या पढ़ा रहे हो, ये दुकान लिखने शुद्ध में ऐसे कैसे लिखो? अब ये लिखा है दुकान, अब ये बात सुनो, ये दुकान लिखा है, अब इस दुकान में बताओ मुझे कौन सा वाला दुकान ठीक है? सर हम तो वैसे हमेशा से घर वाला लिखते हैं, नीचे वाला। हाँ मुझे पता
होता है ना, मैं बहुत सारी चीजें तो मैं ऐसे बताऊंगा आपका और बताऊंगा अभी तुम कहोगे कि इतनी सारी चीजें गलत हैं, बताऊंगा काफी गलत। बर्तनी में आती है, कई जगह पूछी गई है। एक बात बताओ, मैंने आपके सामने लिख दिया, मान लो ब्यूटी पार्लर जाते हो, सब जाते हैं ब्यूटी पार्लर, जाना भी चाहिए, कोई बुराई भी नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं बुलाना है, तुम सोच रहे हो ना तुम्हें छोड़ना है, इनको जाना क्यों सर, क्यों तो कोई बोलिए तो हम सब जाते हैं। नहीं, इनको थोड़ा भी जरूरत नहीं है ना, ना अभी तो किसी को तो नहीं याद नहीं नहीं अभी बहनों को तो जरूरत होती है ना, इसमें कोई बुराई नहीं, जाना भी चाहिए इंसान को अपने लिए, हेल्थ के लिए, अगर जो भी काम उठाना है ना उसको करना चाहिए, कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि सेल्फ डिपेंड है इंसान। और स्वतंत्रता हमें दे रखी है, फ्रीडम राइट, फंडामेंटल पढ़ो, मिले हुए संविधान में नहीं मिले। देखो मैंने लिखा सौंदर्यता, बताओ पृथ्वी में ठीक लिखा है या गलत लिखा है? कोई कमी है क्या सौंदर्यता में, या फिर ठीक लिखा है? सर हमेशा से ऐसे लिखते हैं पर गलत नहीं है। गलत है, तो हमेशा से लिखते हैं तो गलत क्यों है? एक मात्रा लगी होती है सर। बताओ एक मात्रा क्यों? दो ही होती है। आपका क्या नाम है, आपको किससे बैठे हैं आप? नाम क्या है? विचार इधर देखो, हमारे इधर उधर देख रहे हैं आप, ये बात सही है गलत है? आप बताओ पीछे ब्यूटी पार्लर तो उनका था, कभी जांच किया बताओ जी, सौंदर्य लिखा होता है, यहाँ से जाओगे काजल नहीं हो सकते हैं, घंटाघर से थोड़ा पीछे मॉल है जो गर्ल्स वगैरह में सामान मिलते हैं, लेफ्ट हैंड में ब्लैक वाली दुकान है, कभी देखना हो, गोलगप्पे वाली दुकान है, उसके बराबर में लेफ्ट हैंड में दुकान है, वहाँ देखना, और चार्ट लगा हुआ है, ऐसे करके पट्टा लटका है बीच रोड पे, और लिखा है सौंदर्यता ब्यूटी पार्लर, चेक करना लगा। दरवाजे से निकलोगे ना, ब्यूटी पार्लर के सामने ही दुकान है, उसका एक पर्चा लगा है, यहीं पे मंगलम मार्ग पे देखना, हमारे यहाँ मिलेगा सौंदर्यता। और ब्यूटी पार्लर की तो सौंदर्यता कह रहे हो, एक बात और, ये सुंदर में ठीक है गलत है? तो गलत है। गलत है, इसका मतलब क्यों गलत है, इसकी कमी क्या है? उसमें बिंदी लगेगी ऊपर, तो मात्रा लगेगी। अच्छा बिंदी लगाना है, और अच्छा ना हटा दो या फिर ना लगा दो? सर बिल्ली रहेगी तो ना हटेगा। एक ही है। सर नहीं, कहाँ पर ये गलत टाइप पर आएगा? और क्लास में और बस और क्लास में नहीं गलत रहेगा तो बताओ, देखो पहले इस शब्द को समझो, ये जो दुकान लिखा है ना ये भी ठीक है, और ये जो दुकान लिखा है ये भी ठीक है। फिर गुरु जी इसमें गलत क्या बता रहे थे आप? नहीं मैंने गलत बताया, मैंने कहा ये तय करेगा मूल शब्द। देखो अगर ये जो दुकान लिखा है इस दु का अर्थ है, ऑप्शन पढ़ाऊंगा तो दु का अर्थ है दो, और ये दो बार कौन सा है? चलाओ सब अपने है ना दुकान, इसका अर्थ है कि दुकान को निरूपित करता है, और ये दुकान जो लिख रहे हैं ना इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन के लिए आजीविका चलाने का स्थान, उसको कहते हैं। अरे बात पकड़ में, तो जीवन के लिए जो आजीविका होती है, उसको खाने की जो सामग्री होती है, बेसिक नीड होती है, उसके लिए जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको कहते हैं दुकान। अरे बात पकड़ में नहीं आ रही, तो ये दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उपसर्ग पूछना पड़ जाए गुरु जी तो चुनाव इसका करने के क्या नहीं कर सकते, ये चुनाव उपसर्ग होता ही नहीं, उपसर्ग कौन सा होता है? सौंदर्य शब्द होता है नहीं होता, शब्द कौन सा होता है गुरु जी? सौंदर्य, आगे नहीं आगे शब्द होता है सौंदर्य, सौंदर्य का कोई शब्द होता ही नहीं है, तो फिर सौंदर्य आग कैसे जाएगा? इसका मतलब है कौन सा शब्द है? कहाँ चलेगा क्या बताओ? घर में आया आपसे चाय वाय नहीं है, क्या करके आए हो? पढ़ा के मारेगा देखो इधर देखो, मैं इधर इसको समझा रहा हूँ, बहुत मसला है, कभी पूछने बैठ जाना किसी से आप, कहना तो ये सही लिखा है गलत लिखा है, सही लिखा है, देखो आप जैसे मान लो ये लिखा है सामने सौंदर्य, देखो ये भी ठीक है सौंदर्य है ना, लेकिन नहीं गलत है, कहने का मतलब या तो अपन इसको हटा दें तो क्या चला रहे हैं, और इसको अगर हटा रहे हैं तो इसका मतलब क्या चला रहे हैं? बताओ इतनी
बात तो मैं उस दिन भी सिखा के गया था आपको, नाटक कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी क्या इस सेकंड नाम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बताओ, बताओ जल्दी से बताओ, नाम आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आएगा सर, आएगा। इसका मतलब देखो मैंने कहा बिंदी के जस्ट पीछे वाला वर्ड चेक करो, और ये वर्गीय व्यंजन है या नहीं है। तो जब वर्गीय व्यंजन है, ये बताओ ता तक्ति का चौथा वर्ड है नहीं, ता था दा है नहीं, तो वर्गीय व्यंजन है। और वर्गीय व्यंजन है तो इसी का पंचम अक्षर आएगा, जो ता था दा दा ना। आ रहा है नहीं आ रहा? इसका अगर आप इस बात को बढ़ाएं तो क्या चला सकते हैं, नाम बस समझ आ रही है। दादी अब इस सौंदर्यता को जो शब्द नहीं है, एक बात है, इस समय मूल शब्द कौन सा है? सौंदर्य। और जब मूल शब्द अगर सौंदर्य है तो प्रत्यय कौन सा लगाएं? तेरी बात पढ़ने आ गई। और जब सौंदर्य मूल शब्द है, ये तो गुरुजी सौंदर्य तो एक विशेषण है, और विशेषण का भी रूप नहीं है, कहने का मतलब ये मूल शब्द है। और जब मूल शब्द है तो प्रत्यय आ गया, तो इसमें भी क्या एक मूल शब्द और है? कौन सा है? सुंदर, सौंदर्य से नहीं होता। सुंदर, सुंदर कोई तो कह रहे हो सुंदर है, कह रहे हो नहीं कह रहे हो? तो इसका मतलब है मूल शब्द क्या हो गया? सुंदर। या तो अपन बोल सकते हैं सुंदर, बात समझ में आ रही है? या अपन बोल सकते हैं सौंदर्य, ताको हटाना पड़ेगा। या फिर अगर बोलना चाहते हो तो सुंदर में मूल शब्द में क्या लगाओ? ताप मत लगाओ। तो फिर अपन क्या बोल सकते हैं? बताओ तेरी बात समझ में आई है? पकड़ में आई बात? कोई दिक्कत? तो ये एक प्रैक्टिकल रूप है। कहने का मतलब है ये कमियां तब दूर होती हैं जब अपन को 188 नियम होते हैं वर्तनी के, उन नियमों को पता होना चाहिए। और वो जैसे पता होंगे तो समझ लो आपको कहीं भी कोई सी बिंदी लगी है, कोई सा टेढ़ा उछल लिखा है, तो पहचान लो ये लिखा गया है ना? तो इन चीजों को बात समझने वाली। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या होता है, तो 22-23 नियम जो है पता है तो आसानी से आदमी जो है पकड़ लेता है। जी अरे साहब इतना लिखवा दूंगा आपको कि आप पूछोगे कि सर पता नहीं क्या क्या लिखवा है। कोई सब देखो मैं आपको यकीन के साथ फिर कह रहा हूं इस बात को, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि दोनों तरफ से जब तक कम्युनिकेशन बनेगा नहीं तब तक बात बनती नहीं। तो मेरा मतलब है कि तुम अपने पेपर देते रहना, जैसे जैसे मैं चैप्टर लगाता चला रहा हूं, चाहे जहां से मन करता चला जाए उतना लगा लेना। मैं कहता हूं चैप्टर समाप्त, दुनिया में जितनी किताब पढ़ी है उनको पढ़ो। कोई दिक्कत आए फटाक से मेरे नंबर मेरे लिए ज्यादा कर सकते हो, मैसेज डाल दो, आ रहा हूं 5 मिनट पूछो, क्लास खत्म हो गई 10 मिनट बैठा लो, समझ नहीं आया पढ़ा के जाओ, पढ़ा के। दिक्कत आने का मतलब ही नहीं है, ऐसा कोई मतलब ही नहीं होता। 20 स्वर में निकाल दिया मैंने परिभाषा, 20 स्वर कौन से आते हैं? बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बताओ इतनी बात समझ आती? कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी? अब इनकी संख्या परसेंट बढ़ जाता तो कितनी है? 7। यानी मतलब समझ में आ गई। अब यहाँ पे इतनी बात जैसे कंप्लीट हुई, अब अपन इस पे आगे बढ़े। जी देखो आप जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत अधिक समय, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत अधिक समय तथा हस्सु से तिगुना, हस्सु से तिगुना, तिगुना, हस्सु से तिगुना, हस्सु से तिगुना तथा तथा दीर्घ से दुगुना, दीर्घ से दुगुना, समय लगता है, समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर या त्रिमात्रिक स्वर, उन्हें प्लुत स्वर या
द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। देखो आप बताओ क्या लिखते हैं एग्जांपल में। ओम लिख दो सर। मैं तो पता थी, उम्मीद यही थी कि जवाब भी यही नहीं आएगा। सर, वो आम का आइडिया। हैं? ओम सर वही तो बता जो ऐसे। हमें तो पता थी ना, उत्तर ही यही आएगा। नहीं सर, कोई भी स्वर लिख सकते हैं पर उसके पीछे ओम लिख सकते हैं। ओम सही है भी। राधे ऐसे बोल सकते हैं। नहीं समय गलत है। कहोगे गुरुजी क्या बोल रहे हो आप? बस सही बोल रहे हो। लिखो इसमें नोट कर दो पहले। नोट, और नोट कितने का लिखोगे? दो 2000। ऐसे ही बात बनती ही नहीं है ना। 2000 से इनसे मतलब ही नहीं है। 2000 का कम से कम हुआ। शुद्ध वर्तनी में एक शब्द लिख के बताओ कब तक याद आएगा। देखो 33 और कम से कम बता रहा हूँ दोस्तों, 4 बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है इस वर्तनी से। 33 बताओ से लिखा है। 33 लिखा क्या कर दी इसमें? सर गलत है नहीं एक मात्रा और लगाऊं और एक गिनती लगाऊं और सर ये छोटी की मात्रा और इस पे इसको बोलते हैं मेरे ऐसे। हिसाब से तो मुझे 30 और 3 लिखना है, लिख दो कैसे लिखें। 30 और 3 का मतलब 33 हुआ नहीं हुआ? सर ये गिनती हटेगी और छोटी की मात्रा भी हटेगी, वैसे हाँ। अच्छा कहने लगा ऐसे लिख सकते हैं। नहीं सर, नहीं, इसमें 2 मात्रा और पड़ेगी बस। आप बताओ। सर मेरे हिसाब से तो मैंने बता दिया। भैया बताओ। पहले सही लिखा, पहले सही लिखा। हाँ सर, इसमें 1 मात्रा पहले और से लिखा था, पड़ेगी। ये छोड़ो, तुम कहाँ से लिखा था, कहाँ गलत है? ये बताओ कौन सा ठीक है, ये ठीक है या नहीं है? नहीं है, इसका मतलब इसमें कमी क्या? एक बिल्ली और छोटी की मात्रा एक बिंदी और बड़ी यहाँ की पे। जगह हाँ छोटी की सर मेरे हिसाब से। पागल 300 से लिखा है तुमने कहा से लिखा छोटी एक सर बिल्ली इस और पे बड़ा दो। एक और मात्रा चली और रखी बिंदी है। नहीं सर, बीच वाले नाम में 1 मात्रा और सर बड़ी की मात्रा है। सर अभी भी सब गलत है, बस इसमें बीच वाले में 1 मात्रा और हटा दीजिए। अभी भी गलत है, गिनती हटेगी। अगर सर 2 बार तो लगाएंगे तो सही है भैया? हाँ हाँ कोई सही दिक्कत नहीं है? हाँ सर, आएगी बताओ। है। सही लिखा है नहीं लिखा? हाँ अब बताओ। सर मैंने तो बता दिया अपना। अच्छा आपने जो जवाब दिया ना छोटी कोई से बात नहीं, मैं गलत ही सर। आप बताइए। रोज 33 रुपए ऐसे सर करते हो, बताओ। सर मैं तो गिनती में 3 लिख दूंगी 2 बार। तीन और 3 हो गए, लिख लो। बड़े से बड़े एग्जाम में भी लिखते हैं। और ये लेकिन लिखने में भूल जाता है, बात कहता है कि मेंटली एप्टीट्यूड बताओ कितना काम करता है, दिमाग का आपका कितना काम कर रहा है, ये पूछेगा एग्जाम में। और लिखवाएगा थोड़ी, और चुनाव कर पाएगा ये समझ। देखो 33 कैसे लिखा जाएगा, 733। और ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार आनी बार बोल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। शब्द कौन सा लिखा जाएगा? अब दूर तो नहीं करोगे, तो याद आ गया तो मुझे अचानक बीच में शब्द आ जाते हैं मुझे याद में। सर ये वर्तनी के बहुत सारे शब्द में जो है आपको लिखवाऊंगा ना, एक तरफ से लिखवाऊंगा बहुत सारे शब्द, उनको आप जैसे ही लिखवाऊंगा तो तुम चौंक जाओगे कि सर ऐसा आएगा ये क्वेश्चन किया ऐसे आएगा एक क्वेश्चन। सर नोट में क्या लिखना है? नोट में क्या लिखना है? हाँ देखो नोट करके को आप पहले इधर देखो, इधर समझ लो। जैसे आपने कहा कि मुझे इसमें लिखा जाएगा ओ, धीमे तो नहीं चल रहा हूँ मैं, बता देना अगर तेज चलना हो धीमे चलना हो मैं जैसे जाओ वैसे। मेरा मतलब है कि जितना मैं पढ़ा हूँ उतना याद होता है आपको।
रोजाना करना है। नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पढ़ने आने से कोई फायदा नहीं है। घर जाके 20 मिनट पढ़ लो पूरी क्लास को 20 मिनट और बाकी है कि याद है ना, ये फायदा रहेगा नहीं रहेगा। अब आपने कहा जैसे को तो बताओ को जो लिखा आपने क्या ये इसका एग्जांपल है? नहीं है। वो टेट और सीटेट कई बार पूछा गया उसमें और वहां सही भी किया गया और गलत भी किया गया। सबसे पहले 1984 में रेलवे बोर्ड ने इस क्वेश्चन को पूछा पहली बार और जैसे ही इस क्वेश्चन को बना दिया तो प्रीवियस क्वेश्चन के आधार पर उठा के बार-बार एग्जाम में रख दिया। ये शब्द इसलिए गलत है कि अपन पढ़ रहे हैं हिंदी और इस शब्द इसका तो बताओ हिंदी पढ़ने में संस्कृत का चुनाव कैसे हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो ये पहली बात तो संस्कृत का शब्द है भाई और संस्कृत का है तो हिंदी में सही नहीं हो सकता, गलत। वर्तनी में अगर ऐसे ही तरह सही करना है तो बहुत सारे शब्द बताऊंगा उस भाषा में सही है। जैसे आप लिख के बताओ तेल, तेल लिख के बताओ तेल, तेल 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 सरसों का नहीं खाते हैं घर में, उसको लिखो आप। ये इसका मतलब आप लिख रहे हो तेल ऐसे, इसका मतलब आप लिख रहे हैं ऐसे लिखते हैं और बिंदी और लगा दो सब। ऐसे क्यों लगेंगे? इसका मतलब है आप बिंदी आएगी है ना? क्या नाम है आपका? मनु। हाँ मनु जी इसका मतलब है अरे बिंदी लगा दो बिंदी लगानी है ना। देखो ये तो एक बात आप बिंदी तो आनी ही नहीं पहले क्लियर हो चुका। बताओ ये सही है या ये सही है? इधर उधर बोलो ना, उधर वाला। हाँ ये था इसका मतलब है ये कितना है गोल हो जाता है और अपन पढ़ते हैं तेल ऐसे ही और इतनी में तेल कैसे लिखा जाएगा। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, चेक कर लेना तत्सम तत्व वाले वो सब मिल जाएगा। ध्यान ये तेल ही है, ये बड़ी एक ही मात्रा आती है इसमें तेल के ऊपर। देखो तेल आ रही है नहीं आ रही, दोनों तेल आ रही है नहीं आ रही, तेल थोड़ा आ रही है तेल बोलते हैं ना तो बड़ी की मात्रा। क्या क्या गलत आता है? क्या क्या दवाइयाँ कंपनी की कह रहे हो आप? लेखक से बड़ा कोई है क्या? लेखक से बड़ा है कोई? कंपनी के एक से बेहतरीन जेंटलमैन, एक से एक बेहतरीन जेंटलमैन व्यक्ति हिंदी का लिखता है। क्यों? अंग्रेजी ज्यादा आती है। अरे बात बोल में तो देखो कभी अगर धोखे से आपको पढ़नी में लिखे ना तो कॉपी पे लिख लो और चेक कर लेना इसको जाकर तुम्हें अगर सके तो। ऐसे ही अगर एक बार लिखना सन्यासी शब्द लिखो आप जो है ये कहोगे हाँ लिख लो सन्यासी का बता गया हूँ देखो बता दो लिखो सन्यासी लिख लिया सर। सामाना ना लग रहा है और यहाँ पे डंडा और सांप है। सर यार सही ऐसे ये हमकी भी लग जाएगी बिंदी आएगी कहाँ पे हो? अब वहाँ से अब सही है सर। बिंदी भी आएगी और नाम भी आएगा। अभी दोनों चीजें आएंगी, गड़बड़ तो नहीं है? वो पक्का मालूम है? ये आएगा बात आप इसको देखना तो किताब को नहीं देखेंगे गलत हो जाएगा। यस सर। देखो राइटर थोड़ी ना लिख रहे हैं, कभी थोड़ी ना लिख रहे हैं। तो 8-10 हज़ार रुपये बेचारे जो लोग होते हैं वो भूल लिख रहा है, वहाँ मिस्टेक निरीक पाई जाए। किताबों में गलती कहाँ से होती है? कवि के द्वारा थोड़ी होती है, तो टाइप करते हैं ना उनके द्वारा होती है। तो सन्यासी शब्द होता है, सन्यासी शब्द नहीं होता। या फिर इस शब्द को लिखना है तो आप लिख सकते हैं संन्यास। तो ये संन्यास कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? संन्यास होता है, संन्यास मतलब ये होता है सन्यासी, सन्यासी और ये होता है संन्यास। किसी चीज से ले रहे हैं अपन अलग हो रहे हैं, है ना? ये शब्द होता है ऐसे करके तुम्हें जो है मेरे शब्द बता दूंगा मैं तो आप कॉपी के अंदर नहीं बहुत करना। हाँ जी हम जो टेन पढ़ते हैं हाँ। लेकिन जो किड फिर हम लोग ऑन लगाए लेते हैं तो उसमें तो ये वाला हाँ ये आता है वो गलत है। नहीं सर वो वाला भी आता है, मैंने देखा है। नहीं वो बहुत कम पे बैल वाले पे बाबा खरीदो तो बैल पे तो लगा होता है। आता है वो, लेकिन बहुत कम पे आता है, आता है।
जैसे बड़ी कितने बड़ी बड़ी कहते हैं बनी है वो, तो बड़ी के को अगर ऐसे करके लिखी जाएगी, बताओ सही लिखिए बड़ी, या फिर इसको ऐसे करके लिखोगे बड़ी? सर उस तरह से लिखा जाएगा बड़ी। भैया बीच वाला सही सर, वो बड़ी सही है। बीच वाला सही सर, बीच बीच वाला सही है। बताओ जरा, आज ये बीच वाला बता दे। बड़ी सर मैं बोल रही इसीलिए इसका मैं थोड़ा सा बोलना था तेल को अपन फॉर्म में लिख लेना है ना, बदली में डबल बात का आई तेल शब्द होता है, एक नहीं होता। चीज़ें याद हो गए। हाँ, मैं इसीलिए तो थोड़ा सा इसीलिए पढ़ाता हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है, आपको शायद हो सकता है अटपटा लगे, नहीं सर। है ना, क्योंकि मैं जितनी चीजें पढ़ाता हूँ ना अपने बच्चों को याद होती है, इतना जरूरी है। सर आप 2000 का नोट बन रहा था। अब 2000 का नोट लिख लिए ना, लिखो आप, देखो 2000 का नोट लिखने से पहले इधर देखो जैसे ही मैंने ये लिखा ना वो देखो आप कोबरा जैसी एग्जांपल आया, इसका मतलब है देखो इसको कैसे करें, ध्यान से देखना मुझे। ऐसे नहीं पढ़ेंगे राधा मोहन। ये जो लगा है ये समझ रहे हो आप? गुरु, ये जो लगा है इसको समझ रहे हो? इसका मतलब है इसको छंद में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं वर्तुल रेखा, या फिर इसका रासायनिक नाम होता है अवग्रह। इसका मतलब है कि ये मात्रा कितनी बताता है? दो, है ना, छंद में ये बात पढ़ी होगी आपने, तो छंद में इस चीज को पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं अवग्रह या वर्तुल रेखा, इसका रासायनिक नाम होता है इस चिन्ह का। ये जिस भी वर्ड के पीछे लगा उस वर्ड को अपन को खींच के पढ़ना होता है। कैसे पढ़ना होता है? खींच के पढ़ना होता है। तो देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, राधा पढ़ेंगे ना, अगर मैंने इसको हटा दिया यहाँ से तो अपन इसको कैसे राधा, तो नहीं तो पढ़ेंगे ना, और इसको डायरेक्ट अगर ऐसे करके लिख दिया तो अपन कैसे पढ़ेंगे? राधा पढ़ दिया ना, और इसको कैसे पढ़ेंगे? राधा, इसको कैसे पढ़ेंगे? मोहन, इसको रीता, चाचोय, रोटी पास ले रहा है ये आवाज, तो देखो कहने का मतलब है सुनो वाली बात सुनो, ये चाचा लिखी है ना, अब जिस भी वर्ड के पीछे ये चिन्ह मिलेगा उस वर्ड को वर्तुल रेखा, इसको बोलते हैं वर्तुल रेखा। क्या बोलते हैं? वर्तुल, इसका नाम होता है वर्तुल रेखा। ये रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है, और कई बार पूछा गया, रीट राजस्थान में इसका नाम पूछा गया, रीट का पेपर का नाम समझते हो? यस सर। उसमें पूछा गया इसका रासायनिक नाम बताइए क्या होगा, इसको बोलते हैं वर्तुल रेखा। लिखो अब देखो मेरी बात को सुनो, याद हो जाएगा जी? हाँ ये पुरुष स्वर के एग्जांपल है, लिखो इनको आप लिखो, ये जो नोट या फिर कोई अभी जो नोट लिखा है ना उसमें लिखो आप, लिखो नोट करके लिखो। पुलिंद स्वरों का प्रयोग पुलिंद स्वरों का प्रयोग किसी को संबोधित करने, पुलिंद स्वरों का प्रयोग किसी को संबोधित करने या पुकारने के लिए किया जाता है। किसी को संबोधित करने या पुकारने के लिए किया जाता है। अब देखो मेरी बात को समझना ध्यान से, अभी बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप से इसको क्वेश्चन में लिख लो, आप ओम को क्वेश्चन में लिख लो, समझ में आने की बात कि क्या बता रहे थे और क्या नहीं बता रहे थे। देखो अब जैसे ही मैंने आपसे कहा था, देखो ये ध्यान से, मैंने कहा परिभाषा में अभी ये बात कही मैंने कि जिन स्वरों को उच्चारण में हसु से तीगुना, कह रहा हूं नहीं कह रहा, एक बात बताओ, इससे राधा को पढ़ने की अपेक्षा इससे राधा को पढ़ने की अपेक्षा अंतर है या नहीं? है या नहीं? ज्यादा समय ले रहा है या नहीं ले रहा? मैंने कहा दीर्घ स्वर से दुगुना समय ले, तो बताओ इससे राधा को पढ़ोगे किसी भी हालत में इससे अधिक समय यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा? तो कह रहा नहीं कह रहा त्रिमात्रिक, तो त्रिमात्रिक का मतलब ये तो होगा कि दोनों से अधिक समय लगेगा नहीं,
यही तो बात कह रहा है अभी। तो इसकी एक बात और इसमें कहां से मिल रहा है ये तो बताओ मुझे। ये जो चिन्ह बना है ना, ये संस्कृत में वर्तुल रेखा का चिन्ह बना है, ओम जो लिखा है ना, इसका मतलब है कि इस ओम को खींच के बनाना है। यही जो चिन्ह लिखा है ना, ये वर्तुल रेखा है, ये इस तरह से बनता है और अंग्रेजी में अंत के साथ इसको बोलते हैं अब वो वर्तुल रेखा या वही बात पकड़ में, इसलिए एग्जांपल में लिखा होता है और ये संस्कृत का वर्ड होता है। हाँ अब देखो रीड ये इसमें तो आएगा नहीं, आपको डाउट होगा, लेकिन टेट सीटेट में एक बार क्वेश्चन फिर दोबारा पूछ लिया 2017 का, और 17 वाले में क्या काम करा कि एग्जांपल में ये कोई शब्द थे ही नहीं, तो थे कौन से, उसका चुनाव क्यों करना पड़ा। अभी कल परसों जो टेट का पेपर हुआ था 2017 का, जस्ट के 10 उठा के पेपर दे दिया है, 80% क्वेश्चन रिपीट है। वही बता रहा हूं मैं, वही जो हुआ है वो 2017 का पहले जो पेपर हुआ था उसी को जस्ट उठा के 80% आ रही बात पकड़ में नहीं आ रही, तो उसका मतलब है कि कभी धोखे से आपको ये कोई भी एक शब्द ना मिले तब चुनाव किसको करोगे, क्यों, क्योंकि एक बार क्वेश्चन बन गया और बार बार एग्जामिनर इसको रखने की कोशिश करता है। बात क्लियर है या नहीं है, ये समझ में आई या नहीं आई। तो चार काल के आधार पर मैंने कहा स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। मैंने कहा हस्व स्वर, इसको मूल स्वर बोले, इसको लघु स्वर बोले, इसको एक मात्रा स्वर बोले। बात क्लियर है या नहीं है। देखो एक मात्रा का मतलब है, मैंने कहा आ ई उ और ई, इनकी सबकी स्वरों की मात्रा में छंद में पढ़ा हुआ एक मिली जाती है, एक, इसलिए इनको कहते हैं एक मात्रा। और द्विमात्रिक का मतलब है जिसकी मात्रा तो मिल जाती है, उसी को बोलते हैं दीर्घ स्वर, उसी को बोलते हैं संधि स्वर, है ना भैया। जिस स्वर को चढ़ना उससे दुगना समय लगेगा उनको क्या कहते हैं, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ा और छोटी है, बड़ी है, छोटा हो और कोई दिक्कत यहाँ तक। मैंने कहा प्लस स्वर, मैंने कहा जिनको किसी को पुकारना हो, संबोधित करना हो, क्या नहीं रे चाचो ये रोटी खा ली, तो इसका मतलब किसी को पुकारना है। तो जब पुकार रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, नोट करके जो बात बताइए, सीधा क्वेश्चन आता है कि किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए किस स्वरों का प्रयोग किया जाता है, तो किसका करेंगे, बात क्लियर है भाई यहाँ तक, कोई दिक्कत। देखो जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, जीव के आधार पर, और जीव को ही अपन क्या बोलते हैं, जी हाँ, जी हाँ, जुबान भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, जुबान भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, जुबान भी बोल सकते हो। जी हाँ, जी हाँ, ऐसे जी हाँ, ये दसम भाषा का मतलब दसम होगा, संस्कृत दसम ऐसे। अब ये कई बार क्वेश्चन आया, देखो आया कैसे क्वेश्चन, आया कैसे, जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, हेडिंग डाली, जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार में मुझे कौन कौन से भैया लिखो, नंबर 1 है ना भैया, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 बताओ पश्चवर्ती में मैंने ठीक लिखा है, बताओ जी सही लिखा, कोई दिक्कत तो नहीं है, जी जी, अग्रस्वर और मध्य स्वर ये धातु से अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, है ना। तो देखो मैंने कहा आपसे जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। अब
सबसे पहले हेडिंग डालो आप अग्रस्वर, सबसे पहले हेडिंग डालो आप अग्रस्वर। अग्रस्वर देखो आप, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अगला भाग काम करता है उन्हें अग्रस्वर कहा जाता है, उन्हें अग्रस्वर कहा जाता है। देखिए अब सीधा क्वेश्चन आता है, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन आता है यहां से सीधा कि अग्रस्वर कौन सा है और कौन सा नहीं। बात क्लियर है नहीं? देखो अब इसका मतलब ये हुआ, मैंने आपसे ये कहा था भैया कि जुबान का कहने का मतलब जीव का ऐसे वर्ड गिने जाएंगे अग्रस्वर में जो जुबान का अगला हिस्सा काम करेगा। जुबान को जो 3 भागों में बांटा है, अग्र, मध्य और जुबान की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इस अग्रस्वर को और मध्य स्वर को और पश्च स्वर को ऐसी इकाई में विभक्त करना है कि जो वर्ड पूरे वर्णमाला के आएंगे वो इसके बोलने के आधार पर लिखे जाए। ये तो बात हो रही है। अग्रस्वर में कौन सा आता है? छोटी ई को लिख दूं, छोटी ई आ रही है नहीं आ रही? बड़ी ई, छोटे ओ को लिख दूं, नहीं। क्या नाम है? जुबान का अगला हिस्सा काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। इसका मतलब कौन कर रहा है? छोटी ए, बड़ी ए, और री को लिख दूं, तो री आ रही है नहीं आ रही? आ रही है नहीं आ रही? इसका मतलब है कि बिल्कुल ठीक लिखवा रहे हो। री बोल के लिखवा रहा है, क्या कर रहा है? जुबान का अगला हिस्सा लग तो रहा है, लिखो नोट करके फिर तो हो जाता है। 2000 से नीचे पता नहीं ना, 2000 से नीचे नाम सुना सकता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, ये कभी हुए थे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अनुसार उच्चारण काल के आधार पर री को नहीं माना गया है। उच्चारण काल के आधार पर री को नहीं माना गया है। री को नहीं माना गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार उच्चारण काल के आधार पर री को नहीं माना गया है। अब ये बता रहा हूं, सीखा था। देखो मैंने कहा कि जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये जुबान से बोल रहे हो तो उच्चारण तो कर रहे हो नहीं कर रहे हो? सारी स्थिति जो चल रही है अभी ये उच्चारण काल के आधार पर चल रही है। सबसे पहला मैंने आपको लिखाया था उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के लिखवाए, ह्रस्व स्वर और सिर्फ उसको छोड़ के वर्णमाला के सारे स्वर उच्चारण की विधि में दिए जाते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? अब ये बताओ जब डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने उच्चारण काल के आधार पर री को नकार ही दिया तो क्या री इसमें गिर जाएगी? नहीं गिर जाएगी। अब आज तक क्वेश्चन दिया ना आएगा। बात क्लियर है नहीं? तो इसका मतलब हुआ कि अग्रस्वर की संख्या कितनी हुई? 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखो अब एक क्वेश्चन में कोई बताओ, मैं कहूं उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने होते हैं? किसके साथ? मैं कहूं आपसे उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने होते हैं? स्वर भी अगर इसमें भी आ सकते हैं 7। बताओ। सर उच्चारण मोनू नाम बताया था? मनु हैं? मनु बताओ मनु जी आप। सर प्रकार ये 3 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कितने होते हैं? 4 कितने होते हैं? 3 4 कितने होते हैं? 3 या 2। आप बताइए आप। 3 आप बताओ। समझ ही नहीं आया।
आप बताओ। सर जो आपने अभी ये लिखाई है इनके अरे बारे तो में कुछ समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है। चलो क्या नौ 3 या 2 सर। हाँ बस कौन जाओ थोड़ा सा और पढ़ लो। मेरा और क्वेश्चन जाओ, ये सही बताओ है, यार, और पहले पंद्रह। ये मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या क्वेश्चन क्या है ये बताओ। मुझे नहीं चार समझ के में आ आधार नहीं पर आया। उसका कितने प्रकार के होते हैं? स्वर कितनी होती है? कितने ये बोला मैंने कहा उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं। कितने हाँ। कितने होते हैं? सर 11 होते हैं 13 सर 12 होंगे। 11 कि भारत में समझा सर एक 11 के री को हटा दे। री को हटा दिया जाए ना। सी को बेटा कोई बात नहीं तुम्हारा क्वेश्चन जाएगा नहीं तक मैं जब कह रहा हूं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार री को माना ही नहीं गया है किया है तो हट जाएगा। तो इसका मतलब स्वरों की संख्या कितनी होती है पहले देख पाओ। 13 नहीं गिनते बेटा कभी नहीं जब तक पूर्ण स्वर ना बोले बताऊं आपको किस बात 13 पूर्ण स्वरों की संख्या बोलेगा तो 13 और बाकी स्वरों की संख्या पूछे तो जब 11 स्वर होते हैं उसमें से एक हटा दिया कितने बचे सीधा क्वेश्चन आता है उच्चारण काल का आधार पर स्वर कितना होता है लिख लो मैंने बोला मैं और बढ़ जाओ। बड़ी वाले मेरे बात थोड़ा सा दूसरी लगाना था आपको उच्चारण काल के आधार पर स्वर उच्चारण काल के आधार पर स्वर उच्चारण काल के आधार पर स्वर 10 होते हैं स्वरों की संख्या कितनी होती है स्वरों की संख्या 10 होती है सर क्या लिखना है? उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है आप पूछ रहे हो जब लिख के नीचे कर दिया और बोल भी दिया तब तक लिख भी दिया था आप तब पूछ रहे हो आप उच्चारण काल के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है अब याद रहेगा भैया बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है आप जैसे किताब पढ़ेंगे ना तो मिल जाएगा आपको कौन सी किताब पढ़ रहे हो हिंदी पढ़ते बताओ सब लोग कोई सी नहीं पढ़ रहे हो किताब तो ले लेना फिर तुम्हें कैसे पता लगेगा मास्टर ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं आप बताओ सर साहित्य की बुक खरीदी है। साहित्य की बुक खरीद रही है साहित्य किसी में तो वो जो साहित्य की बुक खरीद रहे हो साइंस का तो लॉजिक नहीं ना सब्जेक्ट है सर सर मेरा एकेडमिक में नहीं सब्जेक्ट है एकेडमी एकेडमिक सब्जेक्ट है एकेडमी के कौन सी क्लास में एकेडमी बीए में लिटरेचर है अच्छा और संस्कृत भी है साथ में नहीं है तो सही आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद पीजीटी का भी मौका मिल जाएगा हिंदी से सबसे ज्यादा जगह आती है पीजीटी अच्छा रिजल्ट देखो अगर सर आप समझ में आ गया तो गलत नहीं करोगे कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक आगे बढ़ जाओ देखो आप हेडिंग डालो मध्य स्वर हेडिंग डालो जी मध्य स्वर मध्य स्वर लिखो आप जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है अब मध्य स्वरों की संख्या कितनी होती है जी एक छोटा कौन सा छोटा अब छोटा बढ़िया इस व्याकरण में नहीं है लेकिन अपन सहूलियत के लिए इसको बोल देते हैं ना वैसे बहुत सुंदर है ना देख लो केवल मध्य स्वर में एक आता है इसकी संख्या कितनी है सर ये पहचान कैसे कि अब जो भाग ये है और ये ऐसा पता नहीं होता जुबान पे 3 हिस्से कर दो नमक साइंस पढ़े हो साइंस नहीं पढ़े ठीक है तो मैं पढ़े थोड़ा बहुत पढ़े पढ़ेगा ना जुबान साइंस में नहीं पढ़े तो अगर टेस्ट बताना हो तो जुबान का कौन सा हिस्सा काम करता है और दवाई कड़वी कब नहीं करती है बताओ पीछे पीछे का हाँ मैंने बोला जुबान के बीच के हिस्से पर रखोगे तो वहाँ नहीं वो उसको बोलते हैं उदासीन को इसको छोटा अगर कोई पूछने बैठ जाता है तो छोटे वर्ड को क्या बोलते हैं उदासीन वर्ड उदासीन वर्ड इसी को बोलते हैं मध्य स्वर और इसी को बोलते हैं उदासीन वर्ड है ना ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है छोटे आपको क्या नाम दिया गया है उदासीन वर्ड
पिछली वाली तो उदासी वर्ड किसको कह सकते हैं? बात क्लियर है नहीं? और वो जुबान का जैसे पिछला वाला ऐसे या साइड वाले जो हिस्से होते हैं जब दवाई खाते हो तो कड़वा महसूस करते हो या नहीं करते हो, वही वाले पार्ट है। तीन पार्ट का पार्ट तो जुबान का अगला हिस्सा तीन पार्ट हो गया। भाई बाबा इस आंख को तो जुबान का अगला वाला हिस्सा काम कर रहा है क्या? बोलो आप जुबान कहीं आग लग रही है क्या? नहीं लग रही। इसका मतलब है छोटी है बड़ी है बोल रहे हो तो इन चार वर्डों पे ही जुबान का अगला हिस्सा काम कर रहा है। बोल के देखो बोला है ना? आप लिखो आप पश्चिम लिखो आप पश्चिम में लिखो जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग काम करता है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पिछला भाग काम करता है उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। देखो अब देखो जितने बच्चे तीन या पार्ट है दो के अलावा जितना बच्चा सारा कहा जाएगा बेटे दिन 5 बचे तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है ना बड़ा, ये क्वेश्चन आता है कि बताओ पश्च स्वर बड़ा है या नहीं। तो इसको तो ऐसे बोल के पी जाओ केवल कुछ याद हो ना हो लेकिन पश्च स्वर में बड़ा नहीं आता ये याद। बात क्लियर है नहीं? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है आएगा आपको ठीक चला रहा हूं कम से कम 25 से 30 बार बोल के देखा है प्रीवियस पेपर में। क्योंकि मैं तो आपको इसलिए बता के गया था मेरे पास एक अपने सब्जेक्ट का लंबा हुआ है इतना घट गया कि मान लो आप मेरे कमरे में फोटो कॉपी पढ़ी होगी इसको निकाल के जब कॉम्पिटिशन आदमी पढ़ाता है तो उसको खुद ही पढ़ना होता है। तो रास्ता खुद ही नहीं देखे हैं तो मैं रास्ता क्या दिखाएंगे है ना? तो वही सारी चीज़ें हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने देखना होता है कि मान लो वर्ड वन से क्वेश्चन उठा तो हाँ लेवल तक उसने काम किया है। इस साल आया नहीं पेपर तो इस पर क्या पूछा गया है ये सब चीज़ें अच्छी तरह ध्यान रखनी होगी। तो देखो इसको इसमें आया बड़ा, इसके बाद भैया छोटा, इसके बाद भैया बड़ा, इसके बाद भैया छोटा पाओ, इसके बाद जी तो 5 वर्ड इसमें आते हैं जी 5 वर्ड इसमें आते हैं है ना? ये तो आपके जो है 5 वर्ड इसमें आ गए। अब देखो जीव के आधार पे 3 प्रकार के स्वर होते हैं जिनकी संख्या मैंने आपको लिखा दी, जिनको स्वरों को मैंने आपको लिखा दिया। सीधे तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके स्वर कौन से हैं, पश्च स्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन से हैं, पश्च स्वरों की संख्या कितनी है, अग्र स्वरों की संख्या कितनी है, मध्य स्वर की संख्या कितनी है। उदासी वर्ड किसको कहते हैं ऐसे करके क्वेश्चन आता है। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक कोई परेशानी आप कॉपी खोल के पलट के देखो, अगर कोई डाउट है तो उसको पूछ सकते हो। तो मुझे लगता है ना जी बताओ डाउट है क्या बताइए आप? हाँ बिल्कुल बताया जाता है। ऐसे ही लिंग उसमें 3 प्रकार बताया जाता है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग है ना? और आगे चल के एक और लिंग पढ़ दिया है उसकी काम में सेटिंग पढ़ना नपुंसकलिंग। चुनाव विचार का करना बेगा बोर्ड में लौट के जैसे आएंगे ना तो बड़ी घाटों में सुनेंगे पर जान हो जाएंगे है ना? तो एनसीईआरटी में इसमें बहुत सारी चीजों को नकार दूंगा मैं आगे चल के देखा बोर्ड नहीं मानता हूँ। पंडित कामता प्रसाद गुरु व्याकरण के सबसे बड़े महाकवि थे और उन्हीं के आधार पर बोर्ड लास्ट में ठीक करता है। बताओ तुम व्यंजन पढ़े हो, आप पढ़े होंगे हिंदी पहले भी और बचपन से पढ़ते आ रहे हो। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? 4। 5वां धातु नहीं होता क्या संयुक्त व्यंजन? पढ़ा नहीं है? 5वीं क्लास के एनसीईआरटी उठाना देखो उसमें देखना है उसमें है या नहीं है चेक करना जाके 5वीं क्लास। छत्र ज्ञान श्राप धातु नहीं है संयुक्त व्यंजन। यहाँ तो चुनाव 4 का कर रहे हो है या नहीं है? 5वीं क्लास में ध्यान नहीं आप पढ़ रहे होंगे तो आपको बच्चे धाधनुष किससे मिलकर बनाया है? धाधनुष बनाया दा प्लस या से। विद्यालय लिखे देखे हो तो देखो
अरे कितनी चीजें बताऊंगा आप खुद समझ में आ जाएगा आपके पास सीखना मैं कहाँ देखो आप इधर तो कोई कराओ बताऊंगा लेकिन ये भी बता के जाऊंगा कि आपको चुनाव कहाँ करना है किस चीज का गलत कहाँ करना है ये बताओ ये लिखा है विद्यालय नहीं लिखा ये लिखा है विद्यालय नहीं लिखा यस सर ये वाला सही है ऐसे लिखते हैं लिखा है नहीं लिखा तो क्या एक बात हो ये दा और या इन दोनों की जगह एक वर्ड यूज नहीं कर रहे आप यस कर रहे नहीं कर रहे तो सर संयुक्त वर्ड 5 है ना और दोनों नहीं चुनाव चार का सर, ये सही है, मेरी बात निशान है। समझ लेना तो बताऊंगा इसको नकारा क्यों है जब सही क्यों नहीं कराऊंगा बताऊंगा इसको हटाया क्यों है दिमाग में 5 ही बैठ जाएंगे इसलिए सर नहीं मैंने तो मना चार करो ही- सुन लो सिख नदियों की संख्या कितनी नहीं चार। अच्छा बात पे जाना ही नहीं है आप पढ़ रहे हैं कंपटीशन अपन एकेडमी नहीं पढ़ रहे तो सारी चीजें गड़बड़ कर देंगे ना तो कंपटीशन का मतलब है कम समय में अच्छा अटेम्प्ट करके ही जाना समझ रहे हो वहाँ मेरिट बेस पर पास नहीं होना वहाँ अच्छे नंबर लाके कंपटीटर को पीछे करना है तब सिलेक्शन होगा सिलेक्शन ऐसे थोड़ी है भाई 100 नंबर का पेपर है तो लिया 60 नंबर 33 लाना है कोई बात नहीं पास हो जाएगा 60 लिया ना तो भाई सब 60 से काम नहीं चलना कंपटीटर को पीछे करना है तो तुम्हारे साथ बैठा है बोला आज 75 नंबर तुम ले आए 60 सिलेक्शन हो जाएगा क्या लाना है तुम्हें 76 नंबर कब हो सकता 75.1 नंबर लाना है तब सिलेक्शन होगा नहीं होगा काम गलत कर रहा हूं तो ये जो पढ़ रहे हैं ना कंपटीशन ये कॉम्पिटिटिव का मतलब ही दूसरे को कंपटीशन को पीछे करना है ये पास होना नहीं है यहाँ बड़ा दिमाग को तर्क और तेज रहना पड़ेगा यूपीएससी में सीसेट दोगे तो उसमें 20 दिन की भी आती है कौन पढ़ा रहा है रीजनिंग पढ़ रहे हो अभी तो क्लास हो सकता है कभी मौका मुझे मिले रीजनिंग और हिंदी दो ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं मैं कई सारी चीजें क्या होगा चलो ये इसको बंद कर दो आप है ना टाइम हो गया होगा